हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। यूपीएससी टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज़ का सिलसिला हमारा चल रहा है और आज भी एक ऐसे टॉपर रैंक 49 रजत उभयकर जी हमारे साथ हैं। उनसे यूपीएससी की इस जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट ईयर भी इन्होंने रैंक हासिल किया था, लेकिन अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने फिर से एग्ज़ाम दिया और टॉप 50 में अपना रैंक लाया। वेलकम रजत जी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। रजत जी, जैसे मैं आपके इंटरव्यू से पहले आपके बारे में आपका ट्विटर प्रोफाइल और ये सब जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आए उनको पढ़ रही थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आप मुझे लगे। बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स इस बार, क्योंकि काफ़ी सिलेक्शंस हुई हैं ग्रेजुएशन के बाद ही लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन आपके पास एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपके पहले के करियर का। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, रजत जी ने एक बुक भी लिखी है, ट्रक दे इंडिया। उसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए हम शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई किया, आपका करियर पाथ क्या रहा? श्योर। तो मेरा बैकग्राउंड मेरा मेरा गाँव जो है वो कोस्टल कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और मतलब मेरे पेरेंट्स वहीं से। मैं मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप रहा हूँ ज़्यादातर। और फिर मेरी स्कूलिंग हुई थी सैनिक स्कूल सातारा में, जो कि एक मिलिट्री स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है। जी। तो 10th तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। और उसके बाद 12th में मैंने आईआईटी जेईई लिखी, मेरा हो गया लकीली। और आईआईटी कानपुर में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी 4 साल। उसके बाद मैंने 1 साल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम किया, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ क्या होती है, कैसे इसमें होता है, ये मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी जस्ट अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया। मगर कॉलेज के टाइम से ही मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। और मुझे अपने अर्ली 20s में एक डेस्क जॉब करने का मन नहीं था। तो हुँ। इसलिए मेरा अट्रैक्शन टुवर्ड्स जर्नलिज्म हुआ। और फिर क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने का, लोगों से मिलने का, अलग पर्सपेक्टिव्स जानने का। तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म चुना। फिर मैंने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से डिग्री किया इन प्रिंट जर्नलिज्म, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। और उसके बाद मैं मुंबई में अराउंड 3 साल मैंने काम किया एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट इन आउटलुक बिजनेस। और उसी दौरान मैंने अपने बुक पे भी काम करना शुरू किया। मतलब मैंने ट्रैवलिंग किया, मतलब ये मेरे बुक के लिए, ट्रक दे इंडिया के लिए मैंने अराउंड 10,000 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रक ड्राइवर्स के साथ इंडिया भर में 6 महीने के पीरियड के लिए। और उसी के ऊपर मैंने फिर बाद में बुक भी लिखी। और फिर बुक लिखते लिखते ही एक्चुअली पैरेलली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मतलब मैं ओके। पढ़ाई कर रहा था, मैं दिन में मैं 2-3 घंटा लिखने पे फोकस करता था, बाकी के टाइम मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता था। तो यही मेरा ब्रॉड ऐसे जर्नी रहा है अभी तक। यहाँ पे बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जो हम लोगों से पूछते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। आई एम रियली सरप्राइज़्ड कि आपने बुक भी लिखी, अपना आपका करियर भी था एंड देन आपने यूपीएससी प्रिपरेशन भी की। आपकी बुक पे थोड़ी-सी बात करते हैं, ट्रक दे इंडिया, अ हिचहाइकर्स गाइड, समथिंग लाइक दैट। एंड वांट टू आई वांट यू टू टेल आवर व्यूअर्स व्हाट इज़ हिचहाइकिंग और आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे? हाँ। तो हिचहाइकिंग मतलब इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह होते हैं। बट अब्रॉड में जैसे हिचहाइकिंग, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा, ऐसे लोग अपना अंगूठा रख के मतलब लिफ्ट ट्राई लेते हैं। करते हैं कि कोई भी एक, हाँ, लिफ्ट लेने की, वो वही उसको इसी को हिचहाइकिंग बोलते हैं। वो थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया। या बट वही होता है। बट तो मैंने अपने इस बुक के लिए भी, जैसे हिचहाइकर्स गाइड टू इंडिया टू हिंदुस्तान, ये मेरा बुक का सबटाइटल है। ये इंस्पायर्ड है डगलस एडम्स की बुक, जो कि हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जो हुँ, कि हुँ। मतलब बहुत ही फनी और अच्छी किताब है। तो उससे इंस्पायर्ड थी ये। बट मेरा आइडिया यही था कि मैं पूरे इंडिया घूमूंगा हिचहाइक करते हुए, मतलब ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट लेते हुए। और फिर मैंने वही किया 6 महीने तक। और मतलब मैंने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है सोसाइटी का जिसके बारे में बहुत कम पता है लोगों को। या जी। तो जो भी अगर हम सोचते भी हैं तो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन रहता है हमारा, कि ये हुँ, लोग पीकर चलाते हैं, ये सब या मतलब बहुत ही गलत इंप्रेशन रहता है। पर असलियत बहुत अलग है, मतलब हुँ। बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे हम बाकी बाकी चीजों की तरह ही। तो यही सब जानने के लिए मैंने ये जर्नी की। और करीब करीब 6 महीने मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ था। पहले मैं मुंबई से श्रीनगर गया, बीच में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब हुँ, कवर करते हुए।
फिर नॉर्थ ईस्ट में मैंने नागालैंड, मणिपुर, आसाम, यहाँ पे भी एक दौरा हुआ मेरा। और फिर फाइनली मैं साउथ इंडिया गया, जाके मुंबई से कन्याकुमारी, बीच में सारे स्टेट्स मैंने कवर किए। तो मतलब इंडिया में अराउंड 3-4 स्टेट्स जो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के थोड़े बहुत स्टेट्स हैं, वो छोड़ के मैंने मोर और लेस ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर लिया ऑन ट्रक्स। और क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का एंडेवर था, तो आई थिंक पब्लिशर से भी मुझे इंटरेस्ट मिला कि इस मतलब, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है लोगों को भी जानने की कि ये असलियत क्या है इंडियन हाईवेज की, क्या होता है वहाँ पे। तो इसीलिए फिर मैंने बाद में ट्रक दे इंडिया लिखा, और बुक ने काफी अच्छा किया मेरे, मतलब आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा नीश है और अनयूजुअल है। तो पहले लिखते लिखते तो मेरे को बहुत सेल्फ डाउट था कि क्या कोई पढ़ेगा भी ये किताब, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऑलमोस्ट हर वीक मुझे 1-2 रीडर्स से मैसेज आते ही हैं कि आपकी किताब बहुत अच्छी लगी। तो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट व्हेन जब भी रीडर्स ऐसा कहते हैं। I must say that was a true adventure, and yes, I read the reviews of your book on Goodreads और बहुत अच्छे reviews मिले. Even I'm interested. I want to read the book, so I'll be looking forward. And next, in your career of journalism, I just read आपको पोल स्टार अवार्ड मिला. Can you please tell us कि ये अवार्ड क्या है? तो पोल स्टार अवार्ड एक अवार्ड है फॉर एक्सेलेंस इन बिजनेस जर्नलिज्म। तो मैं बिजनेस जर्नलिस्ट था, तो हम्म, ये पोल स्टार फाउंडेशन करके है, जो कि एक आईटी कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है ये अवार्ड। तो काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन बिजनेस जर्नलिज्म सर्कल्स, और काफी लुक्रेटिव अवार्ड भी है। तो मुझे ये अवार्ड मिला था फॉर माय आर्टिकल ऑन 3D प्रिंटिंग। okay. तो मैंने ये लिखा था कि इंडियन कॉरपोरेशंस वगैरह कैसे 3D प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस में, क्या ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची है। तो हम्म, इसके ऊपर मैंने काफी बड़ा कवर स्टोरी लिखा था अपने मैगजीन के लिए, एक्चुअली आउटलुक बिजनेस मैगजीन। हाँ. तो ये कवर स्टोरी वो अवार्ड जीती थी जिसके लिए मुझे मिला था। ओके, दैट इज़ रियली नाइस. और फिर ये जर्नलिज्म से शिफ्ट ऑफ करियर की यूपीएससी का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, यही क्वेश्चन मुझे जैसे अपने यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था एक्चुअली। तो तो मैम जो मेरी मैम, जो मेरा बोर्ड था विच वाज बाय स्मिता नागराज मैम, ओके. तो उन्होंने यही पूछा। तो मैंने बोला था कि जर्नलिज्म वाज, यूपीएससी वाज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ माय माइंड, जो कि सच था। मतलब बस मुझे अपने अर्ली 20s में मुझे अपना इंडिया थोड़ा अच्छे से जानना था, मुझे अपने फेलो इंडियंस को अच्छे से जानना था, मुझे एक्सप्लोर करना था। इसीलिए मैं थोड़ा वो डिसीजन डिले किया। बट जर्नलिज्म वाज, यूपीएससी वाज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ माय माइंड। तो फिर मैम ने हंसते हंसते कहा कि देन इट केम टू द फ्रंट ऑफ द माइंड। ओके. तो हाँ, तो इट डिड कम टू द फ्रंट ऑफ द माइंड इवेंचुअली। और फिर मतलब क्योंकि मुझे मतलब जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए यू नीड टू नो करंट अफेयर्स, यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स। तो ये हैबिट तो एनीवे मुझे जर्नलिज्म से काफी हद तक आ ही गई थी, और पहले से भी थी। तो जर्नलिज्म ने भी काफी हेल्प किया इसमें। और एक और चीज में जर्नलिज्म में जैसे हेल्प किया मुझे, वो है राइटिंग में। क्योंकि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट राइटिंग क्लियरली, और ताकि आपके जो भी रीडर्स हो उनको मतलब ज्यादा ये एफर्ट ना लगाना पड़े पढ़ने के लिए। सब कुछ एकदम सिंपली क्लियरली लिखा होना चाहिए, जो कि बाद में आंसर राइटिंग प्रोसेस में भी मुझे काफी हेल्प किया। तो यही रीजन थे। ऑफ कोर्स मतलब यूपीएससी का अपना जो प्रेस्टीज है, जो रेप्यूटेशन है, दिस वाज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट। बट अपने अर्ली 20s में आई वांटेड टू एक्सप्लोर इंडिया, सो दैट्स द रीजन। ओके, ये सब जान के आपके बारे में बहुत अच्छा लगा. और स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को जो लाइफ में जॉब कर रहे हैं या कुछ, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि इन सब के साथ भी हम यूपीएससी की जर्नी प्लान कर सकते हैं. अब हम यूपीएससी के बिल्कुल। एग्ज़ाम पे आते हैं. यूपीएससी सीएससी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन शुरू की? टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स से शुरू करते हैं. हाउ डिड यू हाँ, स्टार्ट? तो प्रीलिम्स तो सबसे पहला बुक जो मैंने पढ़ा यूपीएससी के लिए वो था एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी। बिकॉज आई थिंक ये एक किताब है, और ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग है बाकी सबसे, इन द सेंस कि ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा पॉसिबली ड्राई भी लग सकता है लोगों को। तो अगर कोई भी यूपीएससी करने की सोच रहा है, तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ उनको कि आप सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़िए। क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर आपका इसमें मोटिवेशन है कि नहीं पढ़ने का। अगर आपने कोई किताब खत्म कर ली और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मजा आया, तो फिर यूपीएससी इज डेफिनेटली फॉर यू।
क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए। कैसे एग्ज़ैक्ट हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, कैसे चीजें काम करती है गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये चीजें आपको बोरिंग लगती है जब आप स्टार्ट करते हो, तो फिर तो मतलब हुँ, पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत वहीं से की थी। और हिस्ट्री में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री था। तो हुँ, फिर बाद में मैंने हिस्ट्री शुरू किया क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेटिवली मेरे को इंटरेस्टिंग और मतलब एंजॉयबल है वो, क्योंकि काफी हुँ, इंटरेस्टिंग चीजें होती है हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हो तो फिर हिस्ट्री में मैंने बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी, जो कि अब स्टैंडर्ड जो भी है बुक्स हुँ, होती है हिस्ट्री की। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो सब तो मैंने पढ़ी ही। और करंट अफेयर्स के लिए मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था दिन में। और जो कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और बिजनेस न्यूज़ के लिए मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता था। और ना कि जस्ट न्यूज़, बिजनेस स्टैंडर्ड के जो एडिटोरियल्स है, जो ओपेड पेज है, वो बहुत ही बढ़िया है और अभी भी बहुत बढ़िया है। हुँ, उसमें जो काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं मुझे, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल लगे। तो मैंने शुरू किया था पढ़ना, बट फिर वो मैंने कंटिन्यूड रखा क्योंकि मुझे उसमें वैल्यू मिलता था, मतलब जब भी पढ़ता था। तो अराउंड मैं दिन में 2 ढाई घंटे तो मैं ये 3 न्यूज़पेपर्स ही पढ़ता था। हुँ, और मैं इतना बोलूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्योंकि राइट, न्यूज़पेपर में से बस अराउंड 20% ही आपके लिए रेलेवेंट होता है। हुँ, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस इंटरनलाइज होना चाहिए। सिलेबस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखते ही कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं, ये मुझे आगे पढ़ना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारी रिलेवेंट चीजें होती है, जैसे स्पोर्ट्स पेज तो मैं पूरा का पूरा छोड़ देता था क्योंकि दैट हुँ, इज नॉट रेलेवेंट टू यूपीएससी। एग्ज़ैक्ट और बीच में भी देर आर लॉट्स ऑफ, ओनली 20% ऑफ इट इज रेलेवेंट। तो दिन में अराउंड दो ढाई घंटे तो मैं ये 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। और एज फार एज नोट मेकिंग इज कंसर्न, मैं एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में मत लगिए, क्योंकि हुँ, एक तो इसमें टाइम वेस्ट भी होता है। और बहुत बार आप ऐसे जो आपने पढ़ा वो आप लिख देते हो हुँ, बिना उसको इंटरनलाइज किए। तो आपके जो भी नोट्स होने चाहिए वो कंसाइज होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि बाद एग्जाम के 2 दिन पहले आप बस फटाफट उनको पढ़ लो, तो उसका उसमें कोई वैल्यू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने हर रोज 2-3 पेज नोट्स बना दिए और फिर बाद में आगे, क्योंकि नोट्स बनते ही है पढ़ने के लिए आगे, वो बस लिखने के लिए नहीं बनते। और जब भी आप लिखते हो नोट्स भी, तो बस ऐसे मत कि अगर आप पढ़ रहे हो वही का वही लिख दिया, ऐसे ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आपको सबसे पहले वो इंटरनलाइज करना है और फिर अपने शब्दों में लिखना है। और जितना कम वर्ड्स यूज कर सके उतने कम वर्ड्स यूज करके यूज करना है। तो मैं मैं कॉलेज टाइम से ही मुझे नोट टेकिंग का मतलब मैं बहुत मतलब मुझे आलस आता था एक्चुअली बहुत ज्यादा नोट्स लेने में। तो मैं वैसे ही करता था कि जितना कम नोट्स हो सके उतना कम नोट्स लूं। और पर वैल्यूएबल होने चाहिए। जैसे मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उसमें 4-5 चीजें ऐसी हैं जो एकदम नई है मेरे लिए, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी, जो कि एकदम ही रेवलेशन है मेरे लिए। या मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एनालिटिकल इंसाइट है, या ऐसे कुछ नया एक पर्सपेक्टिव मिला है मेरे को जो मैंने पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया और ये मुझे लिख के रखना है, तो हुँ, वो मैं इमीडिएटली लिखता। तो दिन में ऐसे 6-7 पॉइंट्स ही होते थे जो मैं लिखता था, जो कि मेरे दिन के रोज के नोट्स हो गए, जो कि मैं हुँ, बाद में देख सकता हूँ। और एज फार एज कैसे मैं नोट्स लेता था, मैं मतलब पेन पेपर नहीं यूज करता था। मैं मोस्टली अपने सारे नोट्स ऑनलाइन ही रखता था, गूगल जीमेल पे ही रखता था। तो जीमेल में मैंने बहुत सारे कैटेगरीज बना के रखे थे, जिनमें मैं वो नोट्स फाइल इन फाइल करते जाता था। क्योंकि मेन पॉइंट ये होता है कि बाद में अगर आपको सर्च करना होता है तो किताब में आपको ढूंढना पड़ता है वो, जबकि यहाँ पे आप बस कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो। एग्ज़ैक्ट एंड में नोट्स का पॉइंट यही है कि आपको वो मिलने चाहिए, जब आपको चाहिए तब आपको इमीडिएटली हुँ, should be able to access them. तो ये कुछ ब्रॉड मैं एडवाइस दूंगा एस्पिरेंट्स को एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, क्योंकि प्रीलिम्स इज अ वेरी फैक्ट बेस्ड थिंग, राइट। उसमें आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, प्रिसाइज डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको श्योर होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे सेट करते हैं कि वेरी काफी ट्रिकी क्लोज़ ऑप्शंस होते हैं। हुँ, हाँ, ट्रिकी ऑप्शन होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि मुझे नोट करना चाहिए, जो कि इज इम्पोर्टेंट टू नो, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर थिंग्स, तो वो आप बस नोट लीजिए, मैं यही कहूंगा। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत से एस्पिरेंट्स पूछते हैं इकोनॉमिक्स के सोर्सेज़ का उनको नहीं पता चलता, इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे प्री मेंस बोथ? ओके, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने एक जो स्टैटिक की किताब थी वो रमेश सिंह की आई हुँ, थिंक थी, वो हुँ, मैंने पढ़ी थी। वो एक ही मैंने ऐसे एक जो एक स्टैटिक किताब पढ़ी थी। बाकी आप क्योंकि इकोनॉमिक्स और
ये भी बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है। तो एक बार आपको बेसिक स्टैटिक क्लियर हो गया, जैसे से मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, जो आपके ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है, या मैक्रो इकोनॉमिक के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, डिमांड सप्लाई, जीडीपी, ये जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है, ये एक बार आप समझ गए, विच इज नॉट अ वेरी बिग डील, ये 2-3 दिन में आप समझ सकते हो, मतलब अगर आपने वो किताब अच्छे से पढ़ ली तो। पर इसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, देन इकोनॉमिक्स इज रिड्यूस्ड टू करंट अफेयर्स। अभी जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया नया, तो ये सब गवर्नमेंट काफी सारी नई नई इनिशिएटिव लेते रहता है ना, अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लाए हैं। तो ये जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व होता है, वैसे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चेंज होते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि करंट अफेयर्स में ही इकोनॉमिक्स काफी हद तक कवर होता है। तो जो भी आप करंट अफेयर सोर्स यूज कर रहे हैं, उसको बस अच्छे से यूज कीजिए, समझिए कि क्या एग्जैक्ट आप पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि आप बस ये सब जो ये किताब है रमेश सिंह वगैरह की, जस्ट इस पे ही मत अटके रहिए। इंटरनेट पूरा का पूरा आपका एक वास्ट रिसोर्स है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप इन्वेस्टोपीडिया पे जा सकते हैं। तो इंटरनेट पे इतने सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस को समझने में हेल्प कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दीज थिंग्स दैट एस्पिरेंट्स कैन डू। ओके, मेंस के लिए भी वी हैव ऑल द स्टैटिक बुक्स। हम आंसर राइटिंग पे बात करते हैं कि एग्जाम में आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। हाँ, आंसर राइटिंग एक बहुत ही सबसे सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है इस एग्जाम का। और मतलब ये कैसे होना चाहिए, ये मतलब ये एक ये ऐसी चीज है जो एस्पिरेंट को खुद को ही इवॉल्व करनी है, क्योंकि सबका राइटिंग स्टाइल अलग होता है, सबका कंफर्ट विद लैंग्वेज अलग होता है, सबका एकदम ही अलग ये होता है जो भी फाउंडेशनल बेस है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस से ही आपका इवॉल्व होगा, ये कैसे आपको लिखना है। बट एट द सेम टाइम एक ब्रॉड चीजें बता सकता हूँ रिलेटेड टू आंसर राइटिंग। एक तो जो स्टैंडर्ड होता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये तो हो गया। पर आप जैसे मैं जैसे लिखता था, मोस्टली मैं पॉइंट वाइज ही लिखता था, मैं पैराग्राफ्स में नहीं लिखता था। पर्पस ये है कि मतलब मैंने ये रियलाइज किया अल्टीमेटली कि आंसर राइटिंग का पर्पस ये है कि आपको जितना हो सके सिंपल करना है फॉर द एग्जामिनर टू रीड। आपको एग्जामिनर को ज्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करवाना है समझने में कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो अगर आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हो तो एग्जामिनर जैसे एज अ रीडर ऑल्सो, मैं अगर बहुत ही लंबे पैराग्राफ देखता हूँ तो मैं डॉन्ट हो जाता हूँ, मैं देखते ही बोर हो जाता हूँ, ये तो बहुत लंबा है। तो इसीलिए पॉइंट वाइज आई थिंक हेल्प्स, क्योंकि साइकोलॉजिकली द एग्जामिनर इज हैप्पी विद द फैक्ट कि यू आर बीइंग कंसिडरेट विद हिज टाइम और हर टाइम, एंड यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, जितना हो सके कंसाइज लिखिए, सिंपल वर्ड्स यूज कीजिए, छोटे सेंटेंसेस रखिए। दीज आर द ब्रॉड फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से। और क्योंकि क्वेश्चंस अभी बहुत एनालिटिकल हो गए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि आपको बस फैक्ट्स पता है तो आपका मतलब आप आंसर लिख दोगे। इतने कॉम्प्लेक्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि विच डिमांड्स थिंकिंग। तो उसके लिए ये बस प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में एट द लास्ट मोमेंट आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, एज एवरीवन नोज। एक मिनट, एक सेकंड हाथ उठाने का टाइम नहीं होता है ये पेपर से। जब आप लिख रहे हो तो एक सेकंड भी हाथ उठाने का टाइम नहीं होता है। तो आपको प्रैक्टिस से ही ये इंस्टिंक्ट आएगा कि कैसे मुझे फ्रेम करना है आंसर। तो ये तो पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कीजिए। मैं तो बोलता हूँ दिन में एक पेपर लिखिए, जैसे मेंस के पहले ना, हो सके तो दिन में एक पेपर लिखिए, 2-3 घंटा इस पे बिताइए। क्योंकि आंसर राइटिंग में भी जो लर्निंग होती है ना, वो पढ़ के नहीं होती है। दिस इज लर्निंग अक्वायर्ड द हार्ड वे। पढ़ना तो बहुत ईजी होता है, आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, पर जब लिखना होता है, जब हाथ दर्द करते हैं, और तभी जब आपको लिखना होता है, दैट इज लर्निंग विच स्टेज विद यू। राइट। हाँ, एथिक्स पे स्पेशली बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एथिक्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसको, इस सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल किया जाए। एथिक्स तो सी एथिक्स में आपको अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में समझना चाहिए कि क्या एथिकल इश्यूज हैं इन द गवर्नमेंट। आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे ना, न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट अ सोर्स फॉर योर GS1 GS2 GS3। न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एथिकल क्वेश्चंस भी, एथिकल न्यूज़ भी रहती है, राइट। जो कि आप कभी कभी डिसमिस कर दोगे कि ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। बट उसमें भी इंटरेस्टिंग एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कुछ डेमोलिशन हो रहा है, देन हाउ आर दे डीलिंग, how is the commissioner dealing with those rehabilitation issues, or how is he dealing with the grievances from the people।
राइट। ये सब जो भी अपने एथिकल चीजें होती है ना, ये आप न्यूज़पेपर से समझ सकते हैं कि हाउ आर अथॉरिटीज ऑन द ग्राउंड डीलिंग विद दीज इश्यूज। हुँ, तो आपको ऐसे पूरी तरह से ओरिजिनली नया सोचना नहीं पड़ता इन द एग्जाम टाइम कि अ, हुँ, कि मैं क्या करूंगा अगर मैं उनके पोजीशन में होता, क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है कि इन्होंने क्या किया था पहले इन सिमिलर सिचुएशंस। तो न्यूज़पेपर्स को आल्सो रीड इट फ्रॉम द एथिक्स पर्सपेक्टिव। ये सबसे लास्ट मैंने इंटरनलाइज किया था एक्चुअली, क्योंकि हुँ, स्टार्ट में आप GS1 GS2 तो GS3 आप समझ लेते हो क्या रेलेवेंट है, अगर एथिक्स में क्या रेलेवेंट है ये समझना थोड़ा बाद में आया था मुझे। तो एस्पिरेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा ये पर्सपेक्टिव था ही नहीं पहले कि न्यूज़पेपर भी ऐसा हो सकता है एज अ सोर्स ऑफ हुँ, एथिकल नॉलेज। तो राइट, एस्पिरेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप न्यूज़पेपर को उस नजरिए से भी देखिए। थोड़ा ये चैलेंजिंग हो सकता है इन द बिगिनिंग, बट सून यू विल बिगिन टू सी दीज आर्टिकल्स व्हिच आर वेरी वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव। एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न, मतलब टिप्स तो वही सेम रहेंगे, बट आपके फिलोसफी थोड़े क्लियर होने चाहिए। जो भी फिलोसोफर्स हैं एथिकल फिलोसफर, स्पेशली इंडियन फिलोसोफर्स, चाहे वो बुद्धा हो गया, ये गांधी जी हो गए, ऑल दीज इंडियन फिलोसोफर्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सेइंग्स वगैरह जो लिखते हैं वहाँ पे, हुँ, मेनी ऑफ देम आर बाय इंडियन फिलोसोफर्स। तो राइट, वेस्टर्न फिलोसोफर्स तो हो ही गए, क्योंकि आपके आपके स्टैंडर्ड आपको एथिक्स टेक्स्ट बुक्स में वेस्टर्न फिलोसफी का बहुत सब कुछ मिलेगा, मतलब एरिस्टोटल और ये सब। हुँ, बट इंडियन फिलोसफी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ एथिकल नॉलेज। और ये ऐसा नॉलेज है ना विच इज वेरी वेरी एप्लीकेबल, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इवन इन questions that are not related to Buddhism, etc., you can use these ethical principles as a way. These are universal principles. ये जो बुद्धिज्म वगैरह जो ethical principles सिखाता है, these are very universal principles which are applicable across domains. तो इस पे ध्यान दीजिए, केस स्टडी प्रैक्टिस कीजिए। केस स्टडी खैर यूपीएससी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहता है अभी, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बिकॉज एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग इन अ सर्टेन वे, उनको लगता है यही टाइप के केस स्टडी रहेंगे तो कुछ नया गूगली वो फेंकते ही है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब आपकी एथिक्स में ये प्रिपरेशन होनी चाहिए कि यू शुड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट जब आप पेपर लिख रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको इमीडिएटली सोचना होता है ये, क्योंकि ये पूरा पूरा जो केस स्टडी नया एकदम ही नया रहता है। और इसमें इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्विक थिंकिंग है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये भी आता है फ्रॉम प्रैक्टिस। तो एथिक्स के भी बहुत सारे केस स्टडीज, बस प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो सही है या गलत, इसमें कोई सही गलत गलत कोई आंसर होता नहीं है वैसे। राइट, बट आप बस प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी इसमें इससे क्या है कि इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाएगी, होन हो जाएगी कि हुँ, कैसे मुझे सोचना है व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ completely new case study which I have never encountered, मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है। तो ये इस पे आप प्रैक्टिस से ही आएगा ये। राइट। उसके बाद आई सॉ योर हिस्ट्री ऑप्शनल, आपने कहा कि उससे आपको बहुत एज मिला आपकी रैंक के लिए। तो हिस्ट्री ऑप्शनल को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब जैसे मेरे 301 नंबर आया, व्हिच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। काफी मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली, बट आई एम हैप्पी कि आए हैं। बट आई वुड से कि हिस्ट्री ऑप्शनल इज हेल्पफुल। फर्स्टली लेट मी टॉक अबाउट दैट कि कैसे ये मुझे हेल्पफुल लगा इन माय ब्रॉडर प्रिपरेशन। पहले तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में जो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं हिस्ट्री के, दीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग, राइट। मोर एंड मोर आउट ऑफ सिलेबस सो टू से, क्योंकि ये कहाँ से निकालते हैं क्वेश्चंस किसी को आइडिया नहीं है। हुँ, तो ये अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो, आपको एक थोड़ा सा एज तो मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज उतनी थोड़ी ज्यादा होगी हुँ, कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट जो बस जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो एक तो प्रीलिम्स में हेल्प होता है। फिर GS1 में भी मुझे हेल्प हुआ काफी, क्योंकि GS1 में मैं ज्यादा तैयारी करता ही नहीं था, क्योंकि उसमें हुँ, जो भी हिस्ट्री का पार्ट था दैट आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद। सो वो मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट बच गया था, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी होता है वो मुझे काफी हेल्प हुआ था। ऐसे में भी कई बार मेरे को हेल्प हुआ था, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होना मुझे बहुत हेल्प हुआ था। चाहे वो इंट्रो लिखना हो, चाहे वो बीच में एक अच्छे से आपको फ्लो देना हो कि कोई एक आइडिया या कोई कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। तो ये मुझे हिस्ट्री से काफी फायदा हुआ था। और जैसे तैयारी की बात हुई, हिस्ट्री में इन द सिलेबस इज वास्ट एज एवरीवन नोज, एंड इट्स मतलब इट्स फॉर मी, मैं तो ये बोलूंगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा पैशन था, हिस्ट्री मेरा पैशन था। मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे कभी वो टीडियस लगा नहीं, मैं बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ता था। और हुँ, तैयारी जहाँ तक है कि देयर आर सम एक्सेलेंट बुक्स, जैसे शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, हुँ, which I recommend to everyone, not just history optional folks.
क्योंकि इससे जो आपको मॉडर्न इंडिया की अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये और कोई किताब नहीं देगी। इससे ट्रूली आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आएगा जो कि अनपैरेलल्ड है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन मॉडर्न इंडिया, तो वो जरूर पढ़िए। फिर एंशिएंट इंडिया में आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया आई थिंक बुक है। और फिर उपिंदर सिंह की वो भी मुझे वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, जो कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया कहलाती है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट बुक। वो मतलब आई वोंट से कि ये सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी एकेडमिक ओरिएंटेड किताब है, थोड़ी सी, बट इट इज सच अ गॉर्जियसली प्रोड्यूस्ड बुक। तो उसमें इतने सारे अच्छे फोटोग्राफ्स है, इतने अच्छे मैप्स है, मतलब वो बहुत ही सुंदर किताब है। तो वो पढ़ने में मुझे काफी मजा आया था। और मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा इज द गो टू सोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक वेबसाइट है जो कि मुझे काफी हेल्प की थी मेरे ऑप्शनल में। क्योंकि हिस्ट्री में ये होता है कि ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, जो कि आपको समझ में नहीं आता है मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, ये कहाँ से मैं ये सोर्स लूँ, कहाँ से मुझे मटेरियल कहाँ मिलेगा इसका। तो इसमें मुझे थोड़ा हेल्प हुआ था उस वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ने ऑलमोस्ट सारे सब टॉपिक्स के कुछ ना कुछ वो लोग ने अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड किया है। ऑलमोस्ट दे कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर सिलेबस। तो इससे मुझे हेल्प हुआ था। एंड ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग इज द की इवन इन द हिस्ट्री ऑप्शनल। तो इसमें आप प्रिपेयर ऐसे कीजिए, मैं कहूँगा अप्रोच ऐसे रखिए कि आपको समझना है कि एक कैसे सब कुछ लिंक्ड है, कैसे सब कुछ लिंक्ड है, और कैसे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। तो हिस्ट्री इज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट एनीमोर। मतलब पहले हम ऐसे ही देखते थे, बचपन में भी हम हिस्ट्री पढ़ते थे कि ये राजा आया, फिर वो राजा आया, इसने ये वॉर लड़ी, वहीं पे खत्म हो जाती थी हिस्ट्री। बट ये हिस्ट्री ऑप्शनल में जब आप घुसेंगे तो आप समझेंगे कि हिस्ट्री इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। में सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और ये सब इंटरमिंगलिंग है। ये बात में सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक फैक्टर, which might in turn influence administrative factors. तो ऐसे ये और जेंडर ऑल्सो इज अ वेरी बिग फैक्टर, स्पेशली फ्रॉम द यूपीएससी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन हाउ जेंडर रिलेशंस हैव evolved historically, what was the status of women in particular periods in history, how did women का क्या रोल है, क्योंकि women have been completely anonymized, invisibilized, right, history में। history has largely been written by men, and that is a sad fact, जो कि I think UPSC is conscious about it। इसलिए वो एस्पिरेंट्स में भी ये देखना चाहता है कि एक जेंडर पर्सपेक्टिव है कि नहीं उनका, कि कैसे वो उसमें ये एक एस्पेक्ट देखते हैं कि नहीं हिस्ट्री में, या वो बस मतलब पॉलिटिक्स पे ही छोड़ देते हैं। तो these are some of the tips I would give for history optional aspirants. ओके, ऑप्शनल की बात हमने की। अब लास्ट जो रहता है आपका इंटरव्यू, उसका प्रिपरेशन आपने मॉक्स लिए और आपका बोर्ड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, मॉक्स तो मैंने लिए थे। मतलब मॉक्स में तो मुझे मजा आता था एक्चुअली। मैंने अराउंड 6-7 मॉक्स दिए होंगे। सो मॉक्स आर यूजफुल इन द सेंस दैट they prepare you not for what questions are going to come, but how you are going to respond to questions in general. नो, अगर कुछ भी पूछ लिया तो आप ये समझ जाते हो जैसे कुछ तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका एक आपका एक आंसर प्रिपेयर हो जाता है। ओवर जैसे पहले मॉक में यू माइट हेजिटेट अ बिट, यू माइट नॉट बी श्योर, दूसरे मॉक में यू तुम्हारा वो आंसर थोड़ा और रिफाइन हो गया होगा, एंड फिर बाद में 6-7 मॉक में वो एक आंसर बहुत ही सही से एक रिफाइंड आंसर बन के तैयार हो जाता है। उसीलिए उस पर्पस के लिए ही मैं मॉक्स देता था। आई वुड से कि सारे मॉक्स में आप सबका फीडबैक मत लीजिए, ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। नॉट दैट जो आप वही चीज लीजिए जो आपको सेंस बनाती है। वो क्योंकि जो भी बोर्ड वाले होते हैं सबको अलग अलग पर्सनालिटी, एंड द फाइनल बोर्ड यू आर गोइंग टू गेट इज आल्सो गोइंग टू बी अ कंप्लीटली डिफरेंट बोर्ड विद देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। तो ऐसे मत कीजिए कि सब मतलब आप सबका एक ये ओपिनियन एकदम सीरियसली ले रहे, दिल पे ले रहे, और अगर एक दिन गलत हो गया तो आप दुखी हो गए हो कि हाँ मेरा तो नहीं होने वाला इस बार। सो जस्ट टेक ओनली द एडवाइस व्हिच मेक्स सेंस टू यू, व्हिच यू फील इज will contribute to your performance in on the final day. राइट। जैसे जैसे कुछ एटिकेट्स की बात हो गई, या ऐसे जैसे what do you do when you go inside the room, how do you say good morning or good afternoon, so on। ये जो भी ऐसे एटिकेट वाली बातें हैं, जैसे उनको मैं थोड़ा सीरियसली लेता था, क्योंकि वो वही आपका अल्टीमेटली पर्सनालिटी ये डिटरमिन करता है, राइट। नॉट जस्ट योर नॉलेज एंड व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। सो ये मैं कहूंगा कि मॉक्स आप दीजिए, ढेर सारे मॉक्स दीजिए,
और but don't take everything they say with a pinch of salt and take only what makes sense to you. As far as मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है, इट वाज मतलब इस बार मेरे काफी अच्छे नंबर आए, 206 नंबर आए. सो आई मीन मेरा इस बार आई वाज वेरी हैप्पी आल्सो विद द इंटरव्यू बिकॉज दे आस्क्ड मी अबाउट माय बुक. पूछा कि टेल वन बोर्ड मेंबर सेड टेल अस अबाउट ट्रक डे. ओके। And as if he's already read the book and he wants to know about it. And they all wanted to know about my experience as a journalist. They asked me many things about business journalism, कि why is business journalism so uncritical, ऐसे क्यों ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रेस रिलीज की तरह छापते रहते हैं. why are there no investigative pieces in business journalism. तो बिजनेस जर्नलिज्म के मैंने उस पे क्यों ऐसे फैक्टर्स है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो पाता है इन बिजनेस न्यूज, तो उस पे हमारी बात हुई. और फिर एक मैडम, क्योंकि मेरा आईएफएस फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, वन मैम, शी आस्क्ड मी हु इज योर रोल मॉडल. सो वहां पे एक सेकंड में ये हो गया, बट देन आई immediately thought of Mr. Pawan Verma, who is an IFS officer, former IFS officer, who's written a bunch of books जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. जैसे उनकी बुक्स है Being Indian and Becoming Indian. तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी किताब लिखी हुई थी, तो and because my ambition was to become an IFS officer, तो मैंने उनका नाम ले लिया. वो बहुत खुश हो गई और फिर वो बोल रही थी कि was it, I thought it would be Mr. Vikas Swaroop. So I said, ma'am, yes, he is also great, but I am not interested in fiction as much as non-fiction. तो वहाँ पे हो गया. And overall, the experience was wonderful. One board member also asked me whether I intend to continue writing after joining the service and how do I plan to manage my time. And so ये सारी चीजों पे बात हो रही थी, rather than ऐसे current affairs के questions. तो द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट. मेरा एक्चुअली आखिरी इंटरव्यू था दिन का, और मतलब 5 बजने आ रहे थे. द बोर्ड मेंबर्स वर आल्सो आई थिंक डन विद द डे. आई मीन ऑलमोस्ट वो दे वर रेडी टू गो होम. एंड तो मेरा बस 20 मिनट करीब हुआ होगा इंटरव्यू. और जाते जाते आई वुड जस्ट से एस्पिरेंट्स को एक टिप दूंगा मैं. लास्ट ईयर जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे 168 नंबर आए थे. लास्ट टाइम आल्सो नॉट बैड, पर लास्ट टाइम मेरे बस 168 आए थे, व्हिच रियली टुक डाउन माय रैंक. उसमें अगर अच्छे आते तो वापस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इस बार मैं एक चीज जो मैंने की नहीं, which I think helped me at least with 10 marks, was that before leaving the room last year मैंने जैसे बस कहा था कि thank you ma'am and I had exited the room. इस बार मैंने एक सेंटेंस कहा, thank you ma'am, it's been a privilege interacting with the board. And मतलब सबके चेहरों पे ऐसे जो खुशी, ऐसे सब लोग ने ऐसे हंसते हंसते हुए नॉड किया. एंड जो ऐसे ऐसा तो पॉजिटिव कोई नहीं वाइब्स ऐसे बोलता रूम में हमको. फैली हुई थी. वो भी बेचारे सोच रहे हाँ, होंगे और सब प्लस मैं कुछ. लास्ट लास्ट हाँ, तो और प्लस मैं लास्ट बंदा था ना, आई वाज द लास्ट गाय. सो उनका दिन बस खत्म होने वाला था और एक अच्छा सा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल गया उनको. एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प माय प्रोस्पेक्ट्स. तो बट इससे एक चीज जो मुझे ये समझ में आई कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड मेकिंग योरसेल्फ इंपॉर्टेंट and projecting yourself. It is also about giving respect to the other person, making them feel important. And this is one aspect which is very, very crucial. Don't make the interview all about yourself. Be deferential towards the UPSC board, because they are very, very senior folks who have had a long career in public life, जिन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, सीखी है, and they deserve all the respect and all the deference. That so just keep that very much in mind and it will really help your prospects. या एक चीज़ आपसे मुझे यहाँ पे और पूछनी है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस है. यूजुअली टॉप रैंकर्स हमने देखा है कि आईएएस को प्रेफर करते हैं एंड देन दे हैव अदर चॉइसेस. सो व्हाई आईएफएस? तो ये तो मुझे स्टार्ट से ही क्लियर था कि मुझे जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब से ही मुझे क्लियर था कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस रहने वाला. पार्टली बिकॉज मेरा मतलब पहले से बचपन में जैसे मुझे मेरा भाई ऐसे चिढ़ाता था कि तू एकदम डिप्लोमेट की तरह बात करता है, बिकॉज आई यूज्ड टू बी very diplomatic in my answer. So there was that seed which was there right since childhood. Okay. And but at the same time मैंने बाद में जैसे कॉलेज में काम किया, रियलाइज कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है.
मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। जैसे मैंने बीच में अराउंड 6 महीने ये करके मैंने स्पेनिश भी सीखा है। तो ओके। मुझे नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक है, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सब मैंने जो आई टूक ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन एंड आई रियलाइज्ड दैट आईएफएस इज प्रोबब्ली मोर सूटेड टू माय टेम्परामेंट एंड दैट आई वुड डू वेल इन द सर्विस। मैंने लाइफ में जो भी डिसीजन लिए वो इस बेसिस पे लिया कि वेदर आई कैन इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दैट थिंग, वेदर आई कैन इमेजिन माई सेल्फ and right from the beginning it was clear to me that I can imagine myself doing that thing। और वही एक दिमाग में वो एक चीज रख के ही मैंने प्रिपेयर किया था। so it was so all these factors led me to choose IFS, and of course it's the kind of position privilege you have of representing India to the world, it's unparalleled, and you know the kind of opportunities you get to see the world, to meet all different new kinds of people, it was a very attractive prospect for me, so that's why IFS। ओके, थैंक यू सो मच रजत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके पर्सपेक्टिव्स जान के। आई एम श्योर बहुत से एस्पिरेंट्स को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत से लोग कनेक्ट भी कर पाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, बहुत मजा आया इन द कॉन्वर्सेशन, थैंक यू।